अच्छा, हमने ये चैप्टर यहाँ तक कर लिया था, ठीक है, पिछले पार्ट में। आज पार्ट 2 शुरू करते हैं। और क्या होता है जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो आपको पता है कि कुछ मेटल जो हैं वो वाइब्रेंटली मतलब बहुत अ, बढ़िया से रिएक्ट करते हैं, कुछ जो हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते। तो ये अपैरेटस देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्नर से ग्लास वुड को सोक करा जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर वेपर के साथ मेटल रिएक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो ये है एक्शन ऑफ स्टीम। स्टीम मतलब वाटर वेपर्स, ठीक है। तो मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। और ये मेटल ऑक्साइड सॉल्यूबल होती है वाटर में, तो हम इसको मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाती है वो नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। जैसे मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम इतने रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ कि आग तक पकड़ लेते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना, वो आग पकड़ लेती है। तो सोच रहे हो ठंडा पानी के साथ, ये ठंडे कोल्ड वाटर की बात हो रही है, ठंडे पानी में आग लग जाती है। और कैल्शियम एंड वाटर जो है वो लेस वायलेंट होता है। देखो गर्म तो हो जाता है, मगर इतना नहीं होता है कि आग पकड़ ले, ठीक है। और कैल्शियम की खास बात ये है, ये फ्लोट करना शुरू हो जाता है क्योंकि बबल जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं ना, वो सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो कुछ होते हैं मेटल जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ये MgOH वोल्टॉइज बना देता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जब जब बबल्स बनेंगे फ्लोट होना शुरू हो जाएगा। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं पानी के साथ, ठीक है। तो Al में H2O डाला तो Al2O3 बना और H2 बन जाएगा। तो ये जो है एक्सट्रीम केस है, यानी स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वाटर के साथ नहीं करते हैं। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करते हैं एट ऑल। यानी तुम कुछ भी कर लो, सोना सोना ही रहेगा, ठीक है। मतलब कोई ऐसे गोल्ड का ऑक्साइड नहीं बन जाएगा। वट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। अब देखते हैं एसिड, एसिड के साथ क्या होता है। आपको पता है कि वैसे मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालता है, पर क्या ये सारे मेटल करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो जब कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, है ना। HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तब गैस निकलती, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एन नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। तो यही हुआ, जो H2 गैस निकली थी ना, ये क्या करता है, उसको वाटर में बना देता है H2 के साथ O जोड़ के, और खुद रिड्यूस हो जाता है किस में, N2O गैस में, NO गैस में, या नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं ये सारी, ठीक है, बेसिकली। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीस, मैग्नीस Mn होता है, रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। मगर ये दो हैं जो H2 गैस रिवॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। You must have observed in activity that the rate of formation of bubbles was the fast in case of magnesium, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, देखा होगा आपने, कर रखा होगा तो, है ना, कि बबल्स जो हैं वो फास्ट फास्ट बन रहे हैं मैग्नीशियम के केस में। द रिएक्शन ऑल्सो द ऑलमोस्ट द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। तो द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन ऑर्डर। तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, ठीक है। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज। तो कॉपर के केस में कोई बबल नहीं दिखा, टेम्परेचर भी उतना ही रहा। इट शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। जब हम एसिड में डालेंगे ना इन सबको, मैग्नीशियम को, इन सबको, है ना, तो ज़्यादा रिएक्ट करेगा इस ऑर्डर में। आते हैं एक्वा रिजे। एक्वा रिजे क्या होता है, रॉयल वाटर। पूछ लिया जाता है क्या होता है। इट इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन रेशियो 3:1। तो यहाँ पे हमारे पास दो एसिड का रेशियो है। HCl जो है वो 3 में होता है, और नाइट्रिक एसिड जो होता है 1 में होता है। और ध्यान देना, ये कंसनट्रेटेड होता है, यानी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इतना ख़तरनाक कि सोना भी पिघल जाता है, सोना भी डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। इवन दो नीदर ऑफ दीज एसिड कैन डू अलोन। ऐसा एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, एक अकेला एसिड नहीं कर सकता ऐसा, है ना। एक्वा रिज इज़ हाईली क्रोजिव फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज़
वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज़ एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम। इवन प्लेटिनियम गोल्ड को भी डिजॉल्व कर लेता है, इतना खतरनाक है वो। ठीक है। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। अब बताओ मेटल के साथ दूसरे मेटल के सॉल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। देखो रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड। तो रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है सॉल्यूशन ऑफ मॉल्टन फॉर्म में। अभी एग्जांपल के साथ बताता हूँ। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेशन दैट ऑल मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। ठीक है, सारे मेटल इक्वल रिएक्टिव के नहीं होते, इक्वल रिएक्टिविटी के नहीं होते। वी हैव चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विद ऑक्सीजन वाटर एसिड, है ना, जैसे हमने देखा था पिछले चैप्टर में। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दिस रिएजेंट्स, सो वी नॉट एबल टू पुट ऑल मेटल इन सैम्पल। तो हम सारे मेटल नहीं करते, हम कुछ कुछ ही कर पाते हैं। तो हमें देखना पड़ता है हर एक को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पड़ी थी ना, उसमें क्या होता था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता था, उसमें लोहे की वो रख देते थे, है ना, कील, और क्या करते थे, उसका कलर फेड कर देते थे। तो वैसा ही कुछ हो रहा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये डायग्राम देखो, कॉर्क से ढक रखा है दोनों को, थ्रेड थ्रेड बाहर रखा है ना, बांध रखा है एक तरह से। टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन नेल रख रखी है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पहले ब्लू दिख रहा था, अब पेल येलो सा हो गया है, क्योंकि अब कॉपर की वायर बन गई है वो, है ना। ऐसे तुरंत पूरी पूरी वायर नहीं बन जाती, ऊपर ऊपर की लेयर चेंज हो जाती है ना। तो देखो मेटल ए में सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी डालेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा, मेटल बी अकेला रह जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट में आयरन डाला तो आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर अकेला रह गया ना, वैसे ही। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ कुछ इस तरह से है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटी। तो लीस्ट रिएक्टिव सबसे नीचे, मोस्ट वाला सबसे ऊपर। जैसे पोटेशियम सोडियम है, ये बड़े ख़तरनाक चीज़ होते हैं। ठीक है, इनमें आग वाग लगने का डर होता है। मगर गोल्ड वगैरह ये कुछ नहीं, ये ढीले ढाले होते हैं ना, मतलब इनके साथ कोई रिएक्ट नहीं कर सकता। तो ध्यान देना, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को दिमाग में डाल के रखना कि पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन थोड़ा एक्सेप्शन केस है, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। मतलब हाइड्रोजन जो है एक लाइन है पतली। ठीक है, ये लिस्ट इतनी छोटी नहीं है, ये लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट है। फ़िलहाल के लिए तुम्हें 10वीं में दिखाने के लिए तुम्हें बस ये दिखा रखा है। तो ध्यान दो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आयरन लिखा है और उसके नीचे कॉपर लिखा है ना, देख रहे हो। तभी तो कॉपर को चेंज कर लेता है आयरन, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है ना। आयरन के बाद लेड लिखा है, लेड के बाद हाइड्रोजन, फिर कॉपर ना, कॉपर नीचे आता है कहीं, तो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर को बाद में करेंगे। हाउ डू मेटल नॉन मेटल रिएक्ट। अच्छा बताओ मेटल नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो लेट अस रिकॉल व्हाट लर्न अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास नाइन्थ में हमने देखा था, है ना। सबसे अच्छा एग्जांपल मेटल का है और नॉन मेटल रिएक्शन का है NaCl, है ना। सोडियम क्या है, मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो नाइन्थ में हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी थी ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वी लर्न दैट नोबल गैसेस विच हैव कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल सो लिटिल केमिकल एक्टिविटीज, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, है ना। इनमें क्या होता है, नोबल गैस होती है, तो रिएक्टिविटी कम होती है, और कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल होता है। एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट आर 10 कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो हर कोई चाहता है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 ऐसे करके हो जाए, तो वैलेंस सेल बढ़ता जाए पूरा का पूरा, है ना। तो हम देखते हैं नोबल गैस की और कुछ मेटल नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को। तो टेबल 13.3 ये रहे, ठीक है। चलो पहले लिखा हुआ है वो पढ़ लेता हूँ मैं। बोल रहे हैं कि वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3 दैट अ सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। सही बात है ना। इफ़ इट लॉसेज इलेक्ट्रॉन फॉर्म एम शेल देन इट्स एल शेल, है ना। KLMN होता है ना शेल। तो वही बोल रहे हैं, सोडियम देखो ये रहा, तो 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 281। तो आउटर मोस्ट में कितना है, 1 है, यानी M में 1 है। तो बोल रहे हैं कि M से अगर 1 ले लेते हैं तो एल शेल में आ जाता है, और
स्टेबल ऑक्टेट हो जाता है। ऑक्टेट यानी एट का सेट, जैसे ड्यूप्लेट होता है, 2 का सेट होता है ना। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ बिकम 10। तो इलेक्ट्रॉन घटते हैं, ऐसे नहीं प्रोटॉन घटा दो, न्यूक्लियस तो उतना ही रहेगा। स्टिल देर इज़ अ नेट पॉजिटिव चार्ज गिवन टू सोडियम, ठीक है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो एक तरह से उसने दान कर दिया है ना, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो Na+ हो जाता है। ऑन अदर हैंड क्लोरीन के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, है ना, तो उसको एक और चाहिए होता है अपना पूरा करने के लिए, तो वही करता है वो पूरा, और ये कुछ इस तरह से बन जाता है। कैन रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट, है ना। देखो क्लोरीन 17 होता है, तो 2 8 7 लिखा है ना टेबल के सबसे नीचे, देखो, है ना, तो 7 को एक और चाहिए 8 करने के लिए। तो आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम गेट अ नेगेटिव चार्ज, है ना, किसी से लेते हो तो उधार चढ़ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है ना। दिस गिव अस अ क्लोरीन एनायन Cl-, सो बोथ ऑफ दिस कैन गिव एंड टेक रिएक्शन बिटवीन देम। तो Na में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाला, Na+ हो गया, इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया। क्लोरीन से क्या करा, इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, प्लस कर दिया, तभी जाके Cl- हो गया। अब ये देखो, ये देख रहे हो, डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो Na का एक डॉट जो है वो क्लोरीन में घुस गया, तो Na में प्लस चार्ज आ गया, क्लोरीन पे माइनस आ गया। सोडियम एंड क्लोरीन आयन बिकम पॉजिटिवली चार्ज, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कौन से फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है, तब जाके हमारा नमक बन पाता है। इट शुड बी नोट दैट द सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन्स। ये ध्यान देना, यहाँ कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता, यहाँ अपोजिटली चार्ज आयन बनते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आएगा, इनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, है ना। तो अपोजिटली देखो, ये देखो यहाँ पे MgCl2 होता है ना, तो Mg2 इलेक्ट्रॉन निकालता है अपने, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 गायब करने पड़ेंगे, है ना, 282 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ से MgCl2 बन गया। तो कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर कैन बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो होता है, ऐसे केस में हम कहते हैं इनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, अब आयनिक कंपाउंड एक नया टर्म आया, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ नई नई होगी। तो फिलहाल के लिए इन्होंने क्या करा, यहाँ पे स्टेपुला ले लिया, कंटेन सैंपल, बर्नर, बर्न करके देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, वही सब चीज़ें देख रहे हैं। तो अब आते हैं, ये देखो मेल्टिंग पॉइंट चेक करा इन सब का, ये आयनिक कंपाउंड है, एक तरह से सॉल्ट कह लो इनको, है ना। तो आपको क्या पता चला फिजिकल नेचर कैसा होता है आयनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड दिमाग में रखोगे तो नमक को याद रखना, NaCl को, ठीक है, फिर समझ में आएगा ज़्यादा। तो आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड होते हैं, नमक क्या होता है, सॉलिड होता है, और हार्ड होते हैं क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से। तो दीज कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो देखते हो नमक की डली होती है ना, और उसको तोड़ते हैं, तो हमें तो टाटा वाला मिलता है, तो वैसे वो होते हैं, पत्थर जैसा होता है नमक, उसको तोड़ तोड़ के पीस देते हैं ना, तो ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रखे हैं ना पूरे। सॉल्युबिलिटी कैसी है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल, ठीक है। तो वो पानी में तो घुल जाता है नमक, मगर ये केरोसिन में, ये पेट्रोल में थोड़ी घुलता है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल होते हैं भाई, है ना, क्योंकि देखो जब पानी में डालेंगे तो Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, तो चार्ज जो पार्टिकल्स हैं ना ये, तो कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, और सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस विच मूव द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, है ना। तो अब क्या होगा, इससे चार्ज कैरी होगा, बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। हाँ, ये बात ध्यान रखना, ऐसा है कि पानी में मिला के होगा, ऐसा नहीं कि नमक के आर पार हो जाएगा, नहीं, जब नमक पानी में जाएगा, जब वो Na+ और Cl- में टूटेंगे ना, तभी होगा, ठीक है।
जिससे आयंस फ्रीली मूव कर पाए। तो अब आ जाते हैं हम अकरेंस ऑफ मेटल पे। मेटल मिलता कहाँ है भाई? तो अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल, है ना। धरती पे मिलता है पहले तो। सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सॉल्युबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड। तो तुम बोलोगे सोडियम कहाँ मिलता है? देखो सोडियम NaCl होता है ना, और नमक होता है, नमक तो समुद्र में भर भर के है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 है ना। तो यहाँ सोडियम मैग्नीशियम ऐसे मिल जाते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम्हें लोहा कहीं ऐसे धरती खोद के मिल जाएगा, वो तो पुराना सामान पड़ा हुआ होगा, है ना। वैसे कुछ उसके पत्थर वगैरह ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है। प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं वो। एट सम प्लेसेस मिनरल कंटेन अ वेरी हाँ। तो द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल, ठीक है। तो एलिमेंट कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं उनको मिनरल कहते हैं। ये आपने SST में भी पढ़ा होगा। एट सम प्लेसेस मिनरल अकर एट वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। हाँ, तो कुछ जगहों पे मिनरल ज़्यादा ही होते हैं, तो उस जगह पे क्या होता है, उस पर सरकार अपने पास ले लेती है ऐसा कुछ कि तुम यहाँ खुदाई करके फिर इधर उधर बेचेंगे, है ना। तो प्रॉफिटेबल जब क्या होता है, प्रॉफिट आता है ना वहाँ से, कि चलो ये जो है ये मान लो एलुमिनियम का है ये, ठीक है। यहाँ पे एलुमिनियम मिलता है भर भर के, या आयरन मिलता है भर भर के, तो सरकार उसको प्रॉफिटेबली यूज़ करती है कि बेचते हैं फिर आगे जाके, तो इनको और कहते हैं। मिनरल और ओर में अंतर पता चल गया। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल मिलता कैसे है? तो मेटल जो होता है ओर से निकाला जाता है पहली बात तो। सब मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट, कुछ तो है फ्री स्टेट में मिल जाता है, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है। गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। मगर आयरन वगैरह इन ये सब के तो अलग अलग चीज़ें होती हैं ना, कंपाउंड बने होते हैं बढ़िया, मतलब जिसको निकालना काफ़ी दिक्कत भरा होता है। सम आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड एंड मेटल एट द बॉटम एक्टिव सी, ठीक है। तो नीचे वाले जो हैं गोल्ड सिल्वर जो हैं ये आसानी से मिल जाते हैं, मतलब मिलते तो आसानी से नहीं है, मगर एक बार जब मिल जाते हैं उसमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम छांटो इसमें से कुछ, इनको पिघला के इसमें से निकालो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और जैसे गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम कॉपर हो गया, ये फ्री स्टेट में होते हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, ठीक है। तो कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं कॉपर सिल्वर। अब वो अलग अलग तरीके हैं उनके, ठीक है। सल्फाइड ऑक्साइड और हो गए उनके। तो मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर सो रिएक्टिव दैट दे नेवर फाउंड इन नेचर, ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि फ्री स्टेट में कभी पाए ही नहीं जाएंगे, ठीक है। द मेटल इन मिडल, और बीच में क्या है, इस जिंक आयरन लेड हो गया, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। मतलब अर्थ में पाए जाते हैं मगर इनकी ऑक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं। और इनके तुम ओर्स भी देखोगे अलग अलग जगह पे, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज़ अबंडेंट ऑन अर्थ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो धरती पे है ज़्यादा, और काफ़ी रिएक्टिव भी है। तो अक्सर क्या होता है, ऑक्साइड बना देता है कंपाउंड अपना, ठीक है। दस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। तो तीन तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं मेटल को, जैसे मेटल विद लो रिएक्टिविटी, मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल विद हाई रिएक्टिविटी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो KNaCl, ये क्या है, इनको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इनका। तुम्हें पता होगा कैसे करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका है, 3 चैप्टर हमने पढ़े हैं। तो उसका यूज़ करते हैं, बिजली का यूज़ करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से सेपरेट करते हैं इनको। दूसरे हैं रिडक्शन यूजिंग कार्बन, कार्बन का यूज़ करके रिड्यूस करते हैं ZnFePbCu को। और ये तो AgAu तो नेटिव स्टेट में, नेटिव मतलब जैसे बोलते हैं तुम्हारा नेटिव स्टेट क्या है, तो तुम अपने गांव के बारे में बताते हो, तो वैसे ये जो है प्योर फॉर्म में रहते हैं अक्सर, ठीक है। तो सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर। अब ये भी एक बड़ा काम, बड़ा भारी काम है कि अब हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो समरीज ऑफ स्टेप इज़ गिवन बिलो। तो और जो है कंसनट्रेशन ऑफ और करते हैं, जिसकी हाई रिएक्टिविटी होती है उनको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, फिर जाके प्योर फॉर्म में आते हैं। और जिनकी मीडियम रिएक्टिविटी होते हैं उनके कार्बोनेट और होते हैं, किसी के सल्फाइड और होते हैं। तो कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करते हैं, सल्फाइड का रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग यानी
जैसे भुट्टा सेकते हैं, है ना, तो क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। कैल्सिनेशन यानी ऑक्सीजन नहीं होगा, यानी वैक्यूम में तुम आग लगा इसको जला रहे हो, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे नीचे। सल्फाइड और रोस्टिंग, तो देखो लो रिएक्टिविटी के सल्फाइड और होते हैं तो उनको रोस्टिंग करके निकालते हैं। सल्फाइड और जहाँ दीजिए उसको रोस्ट कर देना, फिर ऑक्साइड बच जाएगा, फिर ऑक्साइड को रिड्यूस कर दो मेटल में, तब जाके मेटल निकलता है, ठीक है। इनरिचमेंट ऑफ ओर, तो ये स्टेप याद रखना, ठीक है, कैसे ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओर माइंस ऑन फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़, ठीक है। तो ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हें इतना आसान है, कभी बेकार चीज़ें जैसे सैंड सॉयल ये सब भी मिल जाता है वहाँ पे। इनको गैंग गैंग कहते हैं, ठीक है, GANGUE, गैंग बोलेंगे इसको, गैंग्यू नहीं, है ना। द इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो इम्प्योरिटीज़ को पहले हटाना होता है। और गैंग को सेपरेट करने के लिए ओर में से यूज फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन डिफरेंट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग। कुछ गैंग जो होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, जैसे सॉल्ट हो गया या कोई सैंड हो गया, तो उसको तो धो के निकाल देंगे हम आराम से, है ना। मगर कुछ दूसरे मेटल हो गए तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स का यूज़ करा जाता है अकॉर्डिंगली। तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज, तो जो जो मेटल लो होते हैं उनका क्या करें, तो लो मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज है वेरी अनरिएक्टिव, तो रिएक्टिव नहीं होते वो। तो ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन, तो उसको आराम से हम उसके ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं, बस उसको हीट कर दो। तो जैसे सिनेबार है, सिनेबार यानी HGS, मरकरी सल्फाइड को बोलते हैं सिनेबार, ध्यान रखना, ठीक है। ये मरकरी का ओर होता है। व्हेन इज heated in air it first convert into mercuric oxide, तो ये जब इसको हीट करते हैं तो मरकरी ऑक्साइड बनाता है, फिर इसको आगे और हीट करके तब जाके मरकरी लिक्विड मिलता है हमें, ठीक है। तो जैसे देख रहे हो रिएक्शन, देख रहे हो, HGS में O2 डाला तो HGO बन गया, फिर SO2 निकल गई, और HGO में फिर को हीट करा तब जाके HG बना, और उसकी ब्रैकेट में L लिखा है यानी लिक्विड स्टेट में, ठीक है। जैसे कॉपर है, वो Cu2S फॉर्म में मिलता है नेचर में, तो अब इसको हीट करा तो Cu2O बना, और फिर इसको अगेन हीट करा, ठीक है, मतलब उसको उसी स्टेप में हीट करेंगे तो Cu मिल जाएगा सॉलिड स्टेट में। एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, अब ये आते हैं, ये थोड़े रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, मॉडरेटरी रिएक्टिव होते हैं। तो दीज आर प्रेजेंट इन सल्फाइड कार्बोनेट इन नेचर, तो इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड एज कम्पेयर टू सल्फाइड, है ना। तो देखो ऑक्साइड से निकालना आसान है, मगर सल्फाइड कार्बोनेट से निकालना दिक्कत भरा है। तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। तो हम कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे करके उसको पहले मेटल ऑक्साइड बनाएं, फिर आसान हो जाएगा काम, है ना। तो सल्फाइड ओर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो सल्फाइड में तो तुम्हें भर भर के, मतलब एक्सेस एयर यानी एयर के साथ खुले आसमान में ऐसे कह दो, या सारी गैसेस के प्रेजेंस में, या मेनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं, यानी वही मैंने फिर बताता हूँ आपको, जैसे भुट्टा सेकना बोला मैंने, भुट्टा कैसे सेकते हैं, ऐसे ही सामने बेचने वाला सामने सेकना शुरू कर देता है ना, तो एयर भी लगती है उसमें, ऑक्सीजन भी डलता है, तो वैसे ही है कि रोस्टिंग में एयर की प्रेजेंस में होता है बर्न, और कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर में, यानी कम से कम एयर की प्रेजेंस में, है ना। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, और इसको कैल्सिनेशन कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक, अच्छा देखो यहाँ पे समझ जाएगा, रोस्टिंग में देख रहे हो O2 भी लिखा है ना साथ में, तो 3 O2 यानी 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के हैं, तो समझ में आया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, मगर कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही नहीं है। तो अलग अलग देखो, सल्फाइड हो रहा है अगर जिंक का तब रोस्टिंग करना पड़ेगा, कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन से काम हो जाएगा। द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस इन द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कार्बन का यूज़ कर लिया तो क्या हुआ, CO अलग हो गया,
मेटेलिक जिंक मिल गया। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पहले ही पता है, हमने पहले पढ़ लिया था फर्स्ट चैप्टर में। तो मेटल, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इज़ अ रिडक्शन प्रोसेस। तो उनके कंपाउंड से मेटल निकालना एक रिडक्शन प्रोसेस आता है। कार्बन या कोक का यूज़ करते हैं हम, है ना, रिड्यूस करने के लिए। मगर समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी रिड्यूस, डिस्प्लेसमेंट से भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे आर कैन डिस्प्लेस। सही बात है, जो रिएक्टिविटी हाई है वो डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे MnO2 है, अब यहाँ पे हमें कोई कोक या कार्बन की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे एल्यूमिनियम की ज़रूरत पड़ी, उसने रिड्यूस कर दिया। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्साइडेज एंड रिड्यूस। तो पता लगा सकते हैं, है ना, आसानी से, कि जो ऑक्सीजन दे रहा है वो क्या होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, जो ले रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। ध्यान देना, हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व सो लार्ज दैट मेटल प्रोड्यूस इन मॉल्टन स्टेट। सोच रहे हो, इतना हीट प्रोड्यूस होती है कि मेटल तक पिघल जाता है। जैसे आयरन 3 है, इसमें एल्यूमिनियम डाला तो आयरन का लिक्विड मिला, देख रहे हो, Al2O3 सॉलिड के साथ। एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवार्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब ऊपर की बात करते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो इनकी इतना ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इनको कार्बन के साथ हीट नहीं करना, ठीक है। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर हैं वो। तो दिस इज़ बिकॉज द मेटल आर मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। तो उनको ऑक्सीजन ज़्यादा प्यारा है कार्बन से, तभी तो ऑक्साइड बना के बैठे हैं। दिस मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक का यूज़ करा जाता है। तो इनकी मॉल्टन क्लोराइड्स का यूज़ करते हैं, जैसे नमक हो गया, है ना। तो हम क्या करते हैं, कैथोड, द मेटल आर डिपोजिट एट कैथोड। कैथोड पे, कैथोड यानी नेगेटिवली चार्ज, कैटायन पॉजिटिव होता है मगर कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, ध्यान देना, ठीक है। और क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। तो मेटल जो है वो, मेटल हमें जैसे NaCl है, सोडियम जो है वो हमें कैथोड पे मिलेगा, क्योंकि सोडियम क्या होगा, कैटायन होगा, और कैटायन कहाँ मिलता है, कैथोड पे मिलता है, ठीक है। और एनोड पे हमें मिलेगा क्लोरीन, क्योंकि Cl नेगेटिव होता है। में क्लोरीन मिल जाएगी एनोड पे। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम में मिलता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ भी यही कर सकते हैं। ये थोड़ा ये देख लेना, फिगर 3.12, कैथोड पे क्या मिल रहा है, एनोड पे क्या मिल रहा है। अब आते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल आर प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस, और रिफाइन करते हैं, एक तरह से बोलते हैं कि प्योरीफाई करते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो है, मैनी मेटल सच एस कॉपर, जिंक, इन सब का इलेक्ट्रोलिटिकली हम रिफाइन करते हैं। मैं बताता हूँ, मतलब इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना एक तरह से, ठीक है। जैसे हम चाय में से क्या करते हैं, चाय पत्ती निकाल देते हैं, वैसे ही कुछ है। और सॉल्यूशन, द मेटल सॉल्ट इज़ यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट यानी जो पानी जो मिक्स करते हैं मॉल्टन स्टेट में, उस फॉर्म में होता है। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट। देख रहे हो तुम, एनोड में से प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व हो जाता है ना। इम्प्योरिटीज़ देखो, एनोड मड कहते हैं इम्प्योरिटीज़ को, साइड में देख रहे हो। तो बोल रहे हैं, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस डिपॉजिट ऑन द कैथोड। तो इलेक्ट्रोलाइट का मेटल भी कैथोड में आएगा, जब तुम दे रहे हो तो लोगे भी, है ना। तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ गो इनटू द सॉल्यूशन, वेयर द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ सेटल डाउन एट बॉटम, बॉटम में कहीं चले जाती हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम एनोड मड। तो ये वाले फिगर ध्यान में रखना, है ना। इलेक्ट्रोलाइट एक तरह से ये वाला डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस मान के चलो, जैसे हमने वो कील डाली थी ना, वैसा है कुछ। जैसे चेंज होता है ना, तो बीच में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी एनोड मड में नीचे गिर जाती हैं। कोरोजन पे आते हैं। कोरोजन मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर लिया था कोरोजन का। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर यानी चांदी, है ना। तो चांदी की चीज़ें जो हैं वो काली पड़ जाती हैं। तो एयर के अंदर सल्फ़र जो होता है ना, वो उसको सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जिस वजह से काला हो जाता है। तो कोरोजन का टाइप है एक ये। दूसरा है कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड स्लोली लॉसेज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। तो कॉपर की जो, पीतल की जो चीज़ें होती हैं,
वो जब CO2 से मिलती हैं तो फिर कॉपर कार्बोनेट बना देती हैं, जिसकी वजह से ग्रीन कलर का कोट आ जाता है। ब्राउन कलर का दिखता है कॉपर, है ना, वो देखते होगे तुम, लोटा होता है जो कॉपर का। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एयर फॉर्म लॉन्ग टाइम। तो लोहे का तो हर किसी को पता है ना, जंग लग जाता है। जंग को हिंदी में रस्ट बोलते हैं, RUST। तो ये देख रहे हो, इस तरह से होगा। ज़रूरी नहीं है सिर्फ हवा में ही हो, पानी में हो जाता है। और देखो, जब प्रिवेंट करा, देख रहे हो, एयर और वाटर के साथ जब रहा तो रस्ट लग गया, मगर तेल की लेयर ने बचा के रखा उसको, और बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर था। और तीसरा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे एकदम चमक जाएगा। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मतलब एक ड्राइंग एजेंट है। मतलब तुम्हारे आसपास जितनी एयर है ना, ये सोख लेगा। हवा सोखना है तो हवा सूख जाएगा, तो फिर हमारी कीलें तो स्वस्थ रहेंगी, है ना। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए, है ना। टेस्ट ट्यूब ए पे तो जंग लग जाएगा, क्योंकि वो पानी और हवा दोनों से मिल रखी है। टेस्ट ट्यूब और B और C पे बचा रहेगा, क्योंकि एयर नहीं है। और डिस्टिल वाटर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होती है ना, मतलब एयर वाली ऑक्सीजन की, तो फिर बचा रह जाता है। और तेल ऊपर डालने से बच गया, पूरा ढक दिया। और जो तीसरे वाले में ड्राई एयर बचती है, जिसमें कोई मॉइस्चर ही नहीं होता, तो आर्टिकल बचाया जा सकता है। ठीक है, तो कोरोजन से बचने के बहुत तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? पेंट लगा दो, घरों में कर देते हैं ना, जो कोई तुम देखते हो लोगों के दरवाजे लाल रंग से पेंट कर देते हैं दरवाज़ों को, लोहे के दरवाज़ों को, कि जंग ना लग जाए। या ऑयल लगा देते हैं, तेल ग्रीस लगा देते हैं, गैल्वेनाइज कर देते हैं। बताता हूँ गैल्वेनाइज क्या होता है, ठीक है। क्रोम प्लेट कर देते हैं, एनोडाइज कर दे, एनोडाइज आपको पता है, हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा था। या एलॉय बना देते हैं, ठीक है, एलॉय से भी बच सकते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं। पेपर में पूछ सकते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, तो इन तुम्हें ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन बता देता हूँ क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक की लेयर से प्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जिंक जो है वो प्रोटेक्शन में सबसे अच्छा होता है ना। जो द गैल्वेनाइज आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्ट इवन इफ जिंक कोट इज ब्रोकन, ठीक है। तो तब भी जिंक से, रस्ट से बचा रहेगा अगर जिंक कोट भी ब्रोक हो गई तो। एक तरह से गैल्वेनाइजेशन एक बढ़िया काम करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है हमारे जंक लगने से स्टील और आयरन को। एलॉइंग इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। एलॉय सबसे बढ़िया तरीका है। एक तरह से हम क्या करते हैं कि जैसे लोहा है ना, तो लोहे को प्योर लोहा नहीं बनाते हैं, हम उसको उसमें कुछ ना कुछ डाल के रखते हैं। देखो जैसे, दिस इज़ बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट। प्योर लोहा जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, और खींच भी सकते हैं हम उसको, इतना सॉफ्ट होता है, मतलब, है ना। बर्न इफ, बट इफ़ मिक्सड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, अगर थोड़ा कार्बन मिला दिया ना 0.05, तो वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जो सरिया वगैरह होता है उसमें कार्बन डला होता है इतने दशमलव में, which is hard and does not rust. Thus, if iron is mixed with some other substance, its property change. तो आयरन किसी और के साथ मिलता है तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। और जो सब्सटेंस हाइड्रेट में भी तो फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूरी नहीं है कार्बन ही हो, कोई भी मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, जो फिट बैठता हो। तो एलॉय क्या होता है, पेपर में पूछते व्हाट इज़ एलॉय, तो आप बोलोगे एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर metals or metal and a non-metal. It is prepared by melting the primary metal and then dissolving the other element in the definite proportion at room temperature. जैसे गोल्ड है, ठीक है, बोलते हैं ना 24 कैरेट का गोल्ड है ना। तो 24 कैरेट का गोल्ड जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, यानी तुम मोड़ मार के कुछ भी कर सकते हो उसके जैसे, ठीक है। अभी मैंने देखा नहीं आज तक, फिर भी आपको बता रहा हूँ सॉफ्ट होता है, क्योंकि प्योर चीज़ें हमेशा सॉफ्ट होंगी। ठीक, लोहा भी सॉफ्ट था, प्योर था, तो इट इज़ देयरफॉर नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इसलिए ही जो ज्वेलरी बनाते हैं उसमें प्योर सोना, प्योर सोना नहीं होता वो या तो उसमें थोड़ा चांदी मिला देते हैं या थोड़ा पीतल मिला देते हैं, जिससे वो भारी हो जाता है, ठीक है। तो हॉलमार्क वाला जो होता है सोना, उसमें यही करते हैं। भारत में क्या होता है, 22 कैरेट का सोना होता है। जब भी कोई ज्वेलरी बनती है तो 22 कैरेट का होता है, मीन्स 22 पार्ट ऑफ प्योर गोल्ड एंड 2 पार्ट ऑफ कॉपर या सिल्वर, जो भी हो,
ठीक है, मतलब 24 कैरेट का कुछ होता ही नहीं है ज्वेलरी बनाने के लिए, क्योंकि वो डिज़ाइन वगैरह सब ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अगला है इफ़ वन ऑफ द मेटल इज़ मरकरी देन द एलॉय इज़ नोन एज एमलगम। ठीक है, एमलगम होता है अगर एक मेटल मरकरी निकला तो। ठीक है, एमलगम का भी काम बताता हूँ, अभी थोड़ा रुकना। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेटल पॉइंट ऑफ द एलॉय इज़ लेस देन द प्योर स्टेट। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, यानी अगर जैसे मेल्टिंग पॉइंट जो है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, प्योर फॉर्म से कम हो जाएगी, है ना। वही बात है कि जैसे शुद्ध दूध जो होता है वो हमारे शरीर पे जल्दी लगता है या हमें फ़ायदा देता है, हम मिलावटी वाला लेंगे तो फिर दिक्कत तो करेगा ही थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वैसे ही कुछ है यहाँ। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास सुना है तुमने नाम, कॉपर एंड जिंक। जैसे तुम देखते हो लोटा जो होता है, बोलते हैं ना कि पीतल का लोटा है ना, वो पूरा प्योर कॉपर नहीं होता, वो उसमें थोड़ा जिंक मिलाते हैं। ब्रॉन्ज हो गया, जैसे ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना, तो वो कॉपर और टिन मिलाते हैं उसमें। Sm आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्ट सर्किट्स। ठीक है, और ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन की वजह से मदद से बनता है, मगर टिन जो है टिन की मदद से गुड कंडक्टर तो है नहीं वो, मगर कॉपर की वायर होती हैं, आपको पता है। देख रहे हो कैसे चेंज हो जाता है इनकी प्रॉपर्टीज़। सोल्डर इज़ एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। पेपर में पूछ लेते हैं ये सब कि ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, ब्रास किसका एलॉय है। तो ब्रास किसका है, कॉपर जिंक का। ब्रॉन्ज किसका है, कॉपर टिन का। सोल्डर किसका है, लेड टिन का। ठीक है, और इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वेल्डिंग के काम में आते हैं ना। सोल्डर सुना होगा नाम तुमने, सर्किट वगैरह बनते हैं जो, है ना, उसमें क्या बोलते हैं, हरे रंग की चिप जैसा होता है उसमें, देखते हो नोकीला सा होता है तारे जोड़ने के लिए, है ना, वो पिघला के करते हैं, वो सोल्डर होता है वो। हाँ, द वर्ड ऑफ एशियंट इंडियन मेटलर्जी, आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली वॉज बिल्ड मोर देन। अच्छा हाँ, अब देखो कुतुब मीनार के सामने ये देख रहे हो आयरन पिलर बना हुआ है, ये तो भाई 1600 साल पहले बना है, भारत में ही बना है, मगर इसमें रस्टिंग से कैसे बचाया गया होगा इसको, क्योंकि इसमें क्वालिटी ऑफ रस्ट रजिस्टेंस है, यानी हम जंग से बचा सकते हैं इसको। द आयरन पिलर इज़ 8 मीटर हाई एंड वेट 6 टन, मतलब 6,000 किलो का आयरन पिलर है वो। सोचो उस टाइम बनाया गया था, तो वहाँ पे भी उस टाइम भी पता था कि किस तरह से जंग से बचाया जा सकता है, इतने साल पुराना, है ना। फिर क्वेश्चन एंड आंसर और समरी आ जाती है। मैंने एक चीज़ छोड़ दी जो मैंने आपको बोला था, बाद में बताऊंगा, एमलगम के बारे में, है ना। तो अब बताता हूँ। तुमने सुना होगा कि लोग अपने दांत भरवाने जाते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, जैसे खाली दांत होता है तो फिर दर्द होता है उस पर, या कीड़े पड़े होते हैं ना, तो क्या करते हैं, दांत हटा के कुछ भर देते हैं ना उसमें, तो उसको एमलगम बोलते हैं, एक फिट हो जाए, है ना। तो एमलगम का भी अपना काम होता है, बाकी काम आप सर्च कर सकते हो आराम से, वैसे पेपर में पूछा नहीं जाएगा। और उसके बाद क्या आ रहे हैं, अब समरी वगैरह आ रही है, यानी हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है एक तरह से, है ना। बस क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज रह गई है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। ठीक है, तो होप आप इसको पढ़ो दोबारा से, और जो ना है पूछ लेना। तो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर 3 जो है लगभग हो गया है, बस क्वेश्चन आंसर रह रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।